नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं गुजरात चुनाव ने आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया है। पार्टी को इतना समर्थन मिला कि वह राष्ट्रीय पार्टी बन गई। यहां आपके खाते में महज 5 सीटें आई, लेकिन पार्टी को 49 लाख से अधिक वोट मिल चुके हैं। इस लिहाज से अब कानून के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने इसके लिए गुजरात की जनता का आभार भी जताया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को लेकर अपने ट्विटर अकाउंट से वीडियो जारी कर कहा कि गुजरात की जनता ने हमें भरपूर वोट दिया और प्यार दिया, जिस कारण आप कानून रूप से अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। उन्होंने खुशी जताते हुए सभी देशवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई भी दी है और आभार जताया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। वहीं आपको बता दें कि 2 विधानसभा चुनाव और उसके बाद एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत को आजमा रही थी। वहीं एमसीडी चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत के बाद एमसीडी में सत्ता पर काबिज हुई, जिसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि 8 दिसंबर को जो मतदान के रिजल्ट आएंगे, चुनाव के जो परिणाम आएंगे, उसमें आम आदमी पार्टी को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक वोट शेयर नहीं मिला। वहीं आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 सीटें जीतकर एक बार फिर से ये दम भर दिया है कि नहीं, आम आदमी पार्टी आगामी चुनाव में एक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। वहीं गुजरात में 5 सीटों पर चुनाव जीतने के बाद अब आम आदमी पार्टी कानून की दृष्टिकोण से राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और राष्ट्रीय पार्टी चुनाव आयोग इसकी 2 महीने की समीक्षा के बाद इस बात को लेकर ये स्पष्ट कर देगा कि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। वही वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी को जितने वोट शेयर चाहिए थे, उतने गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। वहीं 49,000 से अधिक वोट वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजीव, आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और आम आदमी पार्टी को गुजरात में जो उम्मीद थी, उम्मीद के मुताबिक वोट न मिलना, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार प्रयास कर रही थी कि उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सके, मगर यही चीज गुजरात के कहीं ना कहीं उनको हासिल होती हुई नजर आई। जिस तरीके से दिल्ली के नगर निगम के चुनाव थे, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी 2017 के अंदर भी पहले भी प्रयास कर चुकी है, मगर उसको कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिली थी। मगर अब कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर भी 2022 के अंदर भी निगम चुनाव के अंदर उसको बढ़त मिली और यहाँ तक कि पूर्ण बहुमत के साथ साथ निगम के अंदर आ चुकी है। दूसरी बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, बेशक हिमाचल प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी का इतना फोकस नहीं था, सीधा सीधा गुजरात के अंदर फोकस था और गुजरात की जनता ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को लगभग 50 लाख के करीब जो वोट है वो जरूर दिए हैं और उससे कहीं ना कहीं जो मनोबल था आम आदमी पार्टी का वो बढ़ चुका है और उसी के हिसाब से यानी कानूनी दर्जे के हिसाब से अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है। और इसकी जो कहते हैं चुनाव आयोग से जो मोहर लगनी है वो लगभग 2 महीने के बाद लग जाएगी। मगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कल ही जिस तरीके से गुजरात चुनाव के जो रिजल्ट आ रहे थे, उसी दौरान पे ही ट्वीट कर वीडियो के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने जनता का कैसे धन्यवाद भी किया और यहाँ तक कि ये भी कहा कि जिस तरीके से गुजरात से जो उम्मीद थी उनको, वो उम्मीद जो है वो पूरी हो चुकी है। और जिस तरीके से गुजरात जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता था और उस गढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी ने उसे भेजने का काम किया और जिस तरीके से 5 सीटें आई है तो उनका मनोबल जो बिल्कुल बढ़ चुका है और जिस तरीके से 49 लाख जो वोट जो है उनको मिल चुके हैं, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की कोशिश थी वो बिल्कुल रंग लाई है। और जिस तरीके से वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जनता का धन्यवाद किया, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया, तो कहीं ना कहीं ये भी संदेश दे दिया गया एक बार कि भाजपा जो है अगली बार कहीं ना कहीं संभल कर रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ गुजरात के अंदर आने वाली है। जी जीव, इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, लेकिन क्या उम्मीद आपको लग रही है कि आने वाले कल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की विधानसभा चुनाव है? कांग्रेस अभी तक ये मानी जा रही थी कि विपक्ष में मजबूत पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ये जो दमखम है, आपको लगता नहीं कि कांग्रेस में आने वाले कल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर देखने के लिए मिलेगी?
देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। जिस तरीके से गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने कोशिश की, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बेशक कोशिश जरूर की थी, मगर उनका फोकस सीधा सीधा कहीं ना कहीं गुजरात पे था, यानी कि भाजपा के गढ़ के अंदर फोकस किया जा रहा था। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने बेशक हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी सत्ता बना ली, मगर यहाँ पर जो टक्कर थी वो भाजपा और कह सकते हैं कांग्रेस की थी हिमाचल प्रदेश में। गुजरात के अंदर जो टक्कर थी वो भाजपा की और आम आदमी पार्टी की थी। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को क्या कहते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, एनसीपी की पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर कहें भाजपा की बात करें, अब वो उस मुकाम पर आ चुकी है जहां पर राष्ट्रीय पार्टी जो है वो सभी राज्यों के अंदर चुनाव लड़ पाती है। मगर यही चीज अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनका जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं अब भाजपा से रहेगा, यानी कि सीधे सीधे वो अपने आप को कांग्रेस के बिल्कुल बराबर मान चुकी है और लगातार कांग्रेस की और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की जो टक्कर है वो जरूर देखने को मिलेगी आने वाले समय के अंदर। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा को भी कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज दे दिया कि गुजरात के अंदर अगली बार वो पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लंका को भेदने का काम किया है, यानी जो किले को भेदने का काम किया है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं 5 सीटों के साथ साथ आम आदमी पार्टी का मनोबल जो है वो बिल्कुल बढ़ चुका है, राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। और उसको लेकर अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं गुजरात की बात करें या फिर कहें हरियाणा की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अब राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से ही चुनाव लड़ेगी और लगातार कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों को ही टक्कर देती हुई नजर आई। खास तौर पर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कहीं ना कहीं विपक्ष में मानी जाती थी, अब विपक्ष के साथ साथ कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से भी उसकी टक्कर होगी और आम आदमी पार्टी जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर रखने की कोशिश करेगी। जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां एमसीडी की सत्ता हारने से प्रदेश भाजपा ने बदलाव की बयार चल पड़ी है। आपसी गुटबाजी और एक दूसरे को कमतर दिखाना भी पार्टी के लिए महंगा साबित हुआ है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने एमसीडी चुनाव के पहले प्रदेश कार्यालय से दूरी बना ली थी। ऐसे में सूत्रों की माने तो जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व संगठन में बड़ा बदलाव कर सकता है। वहीं भाजपा में हार की समीक्षा तेज हो गई है। पार्टी की अवधारणा यही है कि जिस दिन चुनाव खत्म हो उसी दिन अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। इसे देखते हुए संगठन में बदलाव की मांग भी चल रही थी। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े फेरबदल की उम्मीद भाजपा नेता भी लगाए हुए हैं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए शिवम पांडे दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शिवम, एमसीडी चुनाव हारने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जी बिल्कुल रवि जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ एमसीडी चुनाव के हारने के बाद बीजेपी लगातार बैठक कर रही, मंथन जारी है, क्योंकि हार का समीकरण देखा जा रहा है कि कहां से हारा गया है। इसको लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है और कई पदाधिकारी लगभग सभी पदाधिकारियों से बातचीत की जा रही है कि कहाँ हम निराशा रह गई, कहीं जनता में निराश रह गई, जहाँ पे हम पूरी बहुमत से जीत नहीं कर पाए। बीजेपी लगातार कर रही और कहीं ना कहीं ये भी बात किया जाए कि लगातार अध्यक्ष पद या जो पदाधिकारी है उनको भी बदलने की विचार किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि विचार तो किया जा, लेकिन बदलाव कब तक बीजेपी के अंदर ये आने वाले समय ही वक्त ये बताएगा, क्योंकि बस विधानसभा की भी तैयारी हो जाए, क्योंकि एमसीडी चुनाव के परिणाम आने के बाद अब तैयारी तो जो चुनाव आएगा उसका होगा, लेकिन कहीं ना कहीं करने की पूरी कोशिश रवि जी। वहीं शिवम, आपने एमसीडी चुनाव को बड़ी ही करीबी से देखा है और जनता के क्या मुद्दे रहे हैं उसे भी आपने देखा है। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हारने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? जी बिल्कुल रवि जी, अगर लगातार 15 साल से सत्ता में बनी हुई है तो कहीं ना कहीं देखिए आजकल क्या होता है, जनता जागरूक हो गई है, कहीं ना कहीं जमीनी मुद्दों को लेकर जनता विकास की तरफ बढ़ती है। भले ही बड़े बड़े वादे करे पार्टी, कोई भी बड़ा वादा करे, लेकिन जो जनता दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है और वो विकास के मुद्दे पर मतदान करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार 15 साल से सत्ता में बीजेपी लगातार काबिज है, लेकिन विकास के मुद्दे कुछ नहीं है। जहां जाए कूड़ा कचरा गली मोहल्ले साफ नहीं है, तो इसको लेकर जनता एक बार परिवर्तन चाहती थी, उस परिवर्तन कर तो दिखाए। लेकिन बीजेपी को अभी भी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि वो चाह रही थी लगातार हम 15 साल से सत्ता में बने, इस बार भी हमारे पास सत्ता में आ जाएगी, लेकिन जनता ने तुरंत नकार दिया और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एमसीडी में बैठाया।
वहीं शिवम, अगर एमसीडी की हम बात कर रहे हैं तो एमसीडी में जो अहम मुद्दा रहा है वो कूड़े का ढेर रहा है, कचड़े का अंबार रहा है, पहाड़ रहा है। क्या आम आदमी पार्टी की जब एमसीडी में जीत हुई उसके बाद से बीजेपी की तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से कूड़े के ढेर को लेकर कोई प्रतिक्रिया आई सामने? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है कि आम आदमी पार्टी तो लगातार योजना बनाना शुरू हो गई। सबसे पहले कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि कल दुर्गेश पाठक की मीटिंग बुलाई गई थी और सभी अधिकारियों से बात किया गया है कि कम से कम जल्द से जल्द कूड़े के पहाड़ खत्म किया जाए या उस पर कुछ ऐसा डेवलप किया जाए कि वो दिल्ली की सौंदर्यीकरण में बदल जाए, कि कहीं ना कहीं उस पर पेड़ पौधे लगवाया जाए, जो इतने ऊंचे ऊंचे कूड़े का पहाड़ उसको कम से कम नीचे किया जाए, उस पर सौंदर्यीकरण किया जाए। कहीं ना कहीं दुर्गेश पाठक इसको लेकर, लेकिन बीजेपी लगातार अब आम आदमी पार्टी को एमसीडी में भी घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि राजनीति जो होती है, देखिए राजनीति क्या होती है, उतार चढ़ाव की राजनीति होती है। कहीं ना कहीं अगली पार्टी काम करने को लेकर, लेकिन विपक्ष जो है विपक्ष की भूमिका निभाना शुरू कर देता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो बीजेपी लगातार अब आम आदमी पार्टी को एमसीडी में घेरने की कोशिश कर रही है। रवि जी, वहीं शिवम, अगर हम अगले प्रश्न में जाएं तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि दिल्ली एमसीडी के चुनाव आम आदमी पार्टी जीत गई और भारतीय जनता पार्टी हार गई, जो कि अनुमान ये था कि 15 सालों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अग्रसर रहेगी, केंद्र में उसकी सरकार है और तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा से तो आने वाले 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़े राज्य हैं, लोकसभा की भी सीटें हैं और विधानसभा की सीटें हैं। दिल्ली राजधानी है, देश की राजधानी है, सबकी नज़रें दिल्ली पर टिकी रहती हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो उलटफेर हुआ है दिल्ली का, इसका असर देखने के लिए इन राज्यों में मिलेगा? जी बिल्कुल रवि जी, कहीं ना कहीं अब आप जैसे कल परिणाम गुजरात और हिमाचल का है, उसमें साफ तौर से देखने को मिला कि बीजेपी नड्डा जो अनुराग ठाकुर खुद वहां प्रचार करते थे, लेकिन जनता क्या कि हिमाचल की जनता ने साफ साफ नकार दिया कि इस बार कांग्रेस की बदलाव, क्योंकि जनता जनार्दन ये खुद जानती है, जनता तभी मतदान करती है कि वो विकास के मुद्दे पे करे, क्योंकि आजकल मूलभूत सुविधाएं लोगों को जरूर मिलना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो या एम्बुलेंस की हो। जनता ये जानती है कि हमको मूलभूत सुविधा, अगर जो सरकार कोई भी आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस हो, अगर वो देने में आनाकानी करती है, नहीं पहुंचा पाती जनता, तो जनता तुरंत नकार देती है और 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की जनता की लहर बन जाती। और कहीं ना कहीं आपने जो सवाल किया बहुत अहम सवाल है, क्योंकि एमसीडी चुनाव को देखते हुए जो अन्य राज्यों में बीजेपी में चुनाव होने वाले हो, कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। रवि जी, शिवम, नगर निकाय का चुनाव है, कहने में छोटा चुनाव है, किसी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव नहीं है, लेकिन इसका जो असर है कहीं ना कहीं आने वाले कल जो चुनाव है, राज्यों में जो चुनाव है, उस पर असर तो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हम सीधे पहुंचते हैं हिमाचल और गुजरात की। अगर हम आपसे बात करें, आम आदमी पार्टी के जो सीटें मिली हैं गुजरात में मिली हैं, हिमाचल में तो सुपड़ा साफ है। 5 सीटें गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिली है, वहीं 49 लाख से अधिक मतदान आम आदमी पार्टी के पक्ष में हुआ है। इसके स्थान पर अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इसको लेकर दिल्ली में कितनी हलचल है? जी बिल्कुल, हम बात करें रवि जी, कल ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुशी जाहिर किया कि जो गुजरात की जनता ने पहली बार हमको इतना 5 विधायक दिए, हमको इतनी मतदानों से विजयी बनाया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी हो गई, किसके हम लगभग 2012 में संगठन को तैयार किया था। आज 10 साल या 12 साल में हम इतनी ऊंचाई पे पहुंचे, हमको ये पूर्ण विश्वास नहीं था। लेकिन जो हमारी कार्यकर्ता है, जो हमारी जनता है, लगातार मेहनत करते रहे, संगठनों के बीच जाके मेहनत कर, क्योंकि अभी तो हमसे सिर्फ किला भेदा है, अभी तो हम किला जीत के आएंगे। उनका साफ तौर से कहना है कि अभी हम गुजरात के अंदर सिर्फ किला भेदा है, मतलब किला पे निशाना लगा, लेकिन अगली बार हम किला जीत कर आएंगे। कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो राज्य के आने वाले चुनाव है, आम आदमी पार्टी कहीं पीछे नहीं रहे, बीजेपी को टक्कर देने के लिए रवि तैयार है पूरी तरीके से। शिवम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
शैली जगदेव। उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। दून मेडिकल कॉलेज में 200 बेडों का भवन बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में आधुनिक उपकरणों से लैस नए ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई हुई आसान। रुद्रप्रयाग में 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने जा रहे नर्सिंग कॉलेज का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शिलान्यास। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में एम्स के सैटेलाइट केंद्र और प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेजेस बनने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और आशा वर्कर्स की सहायता के लिए आशा संगिनी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का हुआ शुभारंभ। इस मोबाइल ऐप पर आशा वर्कर्स अपने काम को अपलोड कर सकेंगी और उनका भुगतान भी ऑनलाइन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन की दिशा में उत्तराखंड सरकार का महत्वपूर्ण कदम। अपनी सरकार मोबाइल ऐप हुई लॉन्च। सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब आपको घर बैठे आसानी से मोबाइल पर होंगी उपलब्ध। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार। हम रात दिन मेहनत कर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें लगातार विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के लिए हर परिश्रम को हम लोग करने को, परिश्रम की पराकाष्ठा तक जाने को, यह हमारा संकल्प है। हमारी सरकार इसके लिए भविष्य में भी प्रयास करती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने 136 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर रहेंगे, जहां निकाय चुनाव से पहले हुए शहरवासियों को 387 करोड़ 59 लाख के विकास कार्यों की सौगात देंगे। पालिका स्टेडियम में बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कारगिल पार्क में बोटिंग समेत लगभग 174 करोड़ की 150 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा लगभग 213 करोड़ की 122 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान लखनऊ से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा है, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? देखिए रवि, आप बिल्कुल आपने बात सही कही और निकाय चुनाव से पहले कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है और ये कहा जा सकता है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर रहेंगे और लगभग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वो कानपुर पहुंचेंगे तो 387.59 करोड़ की जो परियोजना है उसका लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम करेंगे और कानपुर वासी को सौगात देने का काम करेंगे। पालिका स्टेडियम में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसको लेकर कारगिल पार्क में बोटिंग सहित 174.112 करोड़ रुपए की 100 करोड़ रुपए परियोजनाओं का लोकार्पण करने का सीएम योगी आदित्यनाथ काम करेंगे और लगभग 213.47 करोड़ की 122 परियोजनाएं ऐसी हैं जिसपे कानपुर का विकास होगा, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ शिलान्यास करने का काम करेंगे। कानपुर नगर की उसके विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, उसका अवलोकन भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और प्रबुद्ध जनसभा रखी गई है जहां पर प्रबुद्ध जन जुटेंगे, उन प्रबुद्ध जनों को संबोधित करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कल जिस तरह से
उपचुनाव हुए और जिस तरह के रिजल्ट आए, तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जाहिर सी बात है कि सशक्त हो चुकी है और निकाय चुनाव में किसी तरह का नुकसान ना हो उसे को लेकर उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में कहा जा सकता है कि किसी भी जिले को विकास से नहीं छोड़ा जा रहा है, अछूता नहीं छोड़ा जा रहा है। और कानपुर में एक अहम भूमिका के तौर पर ही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं कानपुर वासियों को। और स्पोर्ट्स कॉलेज समेत जो बोर्ड है उसका भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स है, उसको भी लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। वहीं जितेंद्र 387 करोड़ 59 लाख की जो ये परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, इससे ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं विकास का रास्ता और भी बड़ा होगा और भी बेहतर होगा। लेकिन सवाल वही कि सीएम योगी की ये जो कार्य प्रगति है ये उपचुनाव में देखने के लिए नहीं मिली। जितेंद्र, देखिए रवि, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उपचुनाव में कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी के तौर पर थोड़ी सी कम जरूर दी गई थी, लेकिन प्रचार उन्होंने किया था। लेकिन गुजरात और हिमाचल में उन्होंने धुआंधार प्रचार किया था। और ये कहा जा सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश में इतनी ही मेहनत की जाती तो शायद भारतीय जनता पार्टी के हाथ से उपचुनाव की एक जो सीट है वो कहीं ना कहीं न जाती, क्योंकि मैनपुरी की अहम सीट थी और कहीं ना कहीं अहम सीट अब भारतीय जनता पार्टी के विकास समाजवादी पार्टी का गढ़ था, उसमें भेदने का काम जरूर करती, लेकिन भेद नहीं पाए। और जाहिर सी बात है कि सपा के खाते में 2 सीटें चली गई और एक सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई, लेकिन उसके कारण भी था कि वोटिंग कम पड़ी और वोटिंग परसेंटेज कम पड़ने के कारण रामपुर की सीट गई है। और अगर इतनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में कर लेती तो शायद सीट मिल जाती, क्योंकि कल उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा था कि हमें इस हार से स्वीकारना होगा और इसकी सीख लेनी होगी, ये आगे निर्णायक हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि एक सबक के तौर पर जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कम नहीं समझती, लेकिन इनको चुनाव को कम समझा गया, तो शायद इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी एक ही सीट पा पाई। और ये कहा जा सकता है कि निकाय चुनाव में इस तरह की तस्वीरें ना आए, निकाय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें वो जीत पाए, इसके लिए लगातार उत्तर प्रदेश में विकास से जोड़ा जा रहा है। वही जितेंद्र, ये जो चुनाव में हार हुई है, मैनपुरी खास तौर पे मुलायम सिंह यादव का वो गढ़ रहा है, रामपुर में इनकी जीत हुई है, लेकिन क्या लगता है कि आपको आने वाले कल में जो विधानसभा के चुनाव है वही तारीख और जीत तय करेंगे लोकसभा के चुनाव की? तो भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है, जो एक भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका मॉडल है, अपराधों के खिलाफ उनका जो मॉडल है, इस मॉडल को लेकर उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कार्यरत है। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा समीक्षा बैठक करते रहते हैं और जाहिर सी बात है कि समीक्षा बैठक के चलते ही कहीं ना कहीं समय समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चीज को जानते हैं और उसी के चलते उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का डंका पीटा जाता है उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा सफल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कुछ घटनाएं होती है, लेकिन बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अधिक जानकारी साझा की। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पंजाब कांग्रेस ने लोगों की जान और माल की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की निंदा की है। वहीं पार्टी बीती रात नकोदर में एक कपड़ा व्यापारी और उसके सुरक्षा गार्ड की हत्या पर प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। हत्याओं पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि पंजाब में जंगल राज कायम हो चुका है और अपराधी व गैंगस्टर कानून के किसी तरह के डर के बगैर अपने टारगेट तय करके वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के साथ सहानुभूति भी प्रकट की है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਆ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਾ ਕਿ
ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਚਹੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਹੇਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ तमाम टिकट ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ MLA MPs ਦੀਆਂ ਟਿਕਟ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਕਿ 50% ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਹੈ ਬਿਲੋ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 60% ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੁਦ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਬਣੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਸੋ ਫਾਈਟ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ 85 ਆਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, 92 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਨਾ ਸਿਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵੋਟ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਮਸਲੇ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੀ नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी ਨੂੰ बाई इलेक्शन लड़ी, केजरीवाल साहब कहते मैं हरियाणा का सपूत हूँ, ये हरियाणा की धरती पे मैं पैदा हुआ हूँ। बाई इलेक्शन होया तो केवल 2500 वोट उन्होंने मिली है, यानी कि मुकम्मल सफाया हो गया जिहड़ा हरियाणा ते हिमाचल। रही गल गुजराती, पंजाबी च कहावत है, नाईया तेरे वाल किड्डे है, वो कहता बई खड़ जा सामने आ जाना है। गुजरात का भी जिहड़ा इन्हां दा एक सिस्टम है, जिन्ना क पैसा उत्थे जाके पंजाब वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, अपराध को लेकर जो एक हिसाब लगाया जा रहा था राजनीतिक पार्टियों का, जो आम आदमी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप था, अब एक बार फिर से कांग्रेस उठती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि पंजाब में जंगल राज कायम है। अमित, और बात करें तो जैसे लगातार जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो लगातार हम कह सकते हैं कि जैसा माहौल देखने को मिल रहा है पंजाब में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार को ऑपोजिशन घेरती हुई नजर आ जाएगा। हम सीधी बात करें जो नकोदर में इंसिडेंट हुआ, जिसमें एक अगर कहें कपड़ा व्यापारी और उनके सुरक्षा गार्ड को सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि दिन दिहाड़े गोली मार दी गई, तो उससे एक बहुत ही ज्यादा गलत मैसेज जाता हुआ नजर आ रहा है कि किसी को भी अगर हम कहें पंजाब में पुलिस का डर नहीं है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ऐसा क्या है कि किसी को भी पंजाब में पुलिस का डर नजर नहीं आ रहा कि अगर दिन दिहाड़े ऐसे हमले हो सकते हैं, तो एक वही मैसेज देते हुए नजर आए कि पुलिस का डर कहीं ना कहीं नहीं है। और उसी चीज को लेकर अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि मान सरकार लोगों को जस्टिफाई करे, लोगों के बीच में जाए और वो जो हम कह सकते हैं कि डर बना हुआ, उस डर को खत्म करे। क्योंकि अगर ये डर खत्म नहीं होता है तो पंजाब का माहौल बिगड़ते हुए समय नहीं लगेगा। और इसी में ही हम कह सकते हैं इस तौर से कि विरोधी उन्हें घेरते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से सीधे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि जब से आम आदमी की सरकार बनी है पंजाब में, तब से हम कह सकते हैं कि पंजाब का माहौल स्टेबल नजर नहीं आ रहा है। पंजाब में ऐसी लगातार घटना हो रही है, चाहे हम सिद्धू मूसेवाले की बात कर लें या संदीप नगर की मर्डर की बात कर लें, तो ऐसे कई इंस्टेंस, कई केसेज हैं जो सामने आ चुके हैं। और इसलिए बहुत ज्यादा अब जरूरी हो चुका है कि किसी तरह से भी लोगों को दोबारा से रिएश्योर किया जाए। जी,
वहीं अभी अगर बात करें अपराध की, तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन अपराध के दृष्टिकोण से जब मान सरकार आई थी, सबसे पहला उनका कमांड यही सुरक्षा को लेकर था। लेकिन पंजाब में जिस हिसाब से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, वहीं एक कपड़ा व्यापारी की हत्या हुई और उसके सुरक्षा गार्ड की हत्या हुई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई ही है, उसके शिवसेना नेता की हत्या हुई। तो ये जो हत्याओं का सिलसिला है, गैंगस्टरों का बढ़ने का सिलसिला है, ये थमने का नाम तो नहीं ले रहा। लेकिन मान सरकार की बात करें, जो बड़े बड़े दावे करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की, तो पुलिस प्रशासन को क्या ऐसे निर्देश दिए गए हैं या फिर सुरक्षा व्यवस्था की सटीक जानकारी पुलिस के पास नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से ऐसी वारदातें होती हैं? देखिए, पुलिस अपनी तरफ से, देखिए पुलिस क्या जानकारी होती है और कई बार हम कह सकते हैं कि नहीं होती है। देखिए, जहाँ पे क्लियर हो पाते हैं वहां पे पुलिस कोशिश करती है कि जितना हो सके वो सेफ्टी में जाए। पर अब आप देख सकते हैं कि मेन बात ये है कि गैंगस्टर्स को किसी का खौफ नजर नहीं आ रहा है। आप देखेंगे वो जब चाहे जहाँ चाहे हमला कर देते हैं। अगर आप बात करें जो डेरा प्रेमी का मर्डर किया गया, वहां पे बकायदा उसके बाद वो अपना क्रेडिट लेते हुए नजर आए कि हमने इनको मारा, और वो भी एक रीजन दिया। मतलब आप देख सकते हैं जस्टिफिकेशन भी देने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मर्डर क्यों किया गया। तो कहीं ना कहीं खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो पंजाब के जितने भी गैंगस्टर्स हैं वो खुद को लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर दिखा रहे हैं, और ये चीज कहीं ना कहीं डिपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पंजाब के लोगों के लिए जो ये सारे मर्डर्स कर रहे हैं। पर देखिए, कोई भी इस तरह की गतिविधि जस्टिफाइड नहीं होती, और पर जिस तरीके से वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है। पर अब यही चीज है कि इसको टैकल कैसे करें। पंजाब पुलिस अपनी तरफ से देखिए लेवल बेस्ट कोशिश कर रही है, जो गुनेगारों ने पकड़ लेती है। पर सवाल ये है कि गुनाह होने से पहले अगर कुछ किया जा सके तो उसका ज्यादा असर होगा। गुनाह करने का, पकड़ने का हम कहते हैं कि वो खौफ जो ऑलरेडी लोगों के बीच में जो डर पैदा करना था गैंगस्टर्स ने, वो ऑलरेडी पैदा कर चुके होते हैं। तो इसलिए अब पुलिस को यहाँ पे जोर देने की जरूरत है कि लोगों के बीच में उस डर को आने से रोका जा सके, इन गैंगस्टर्स के मन में वो डर उल्टा लाया जा सके। और इसके लिए पुलिस कोशिश कर रही है, पर हम कह सकते हैं कि उतनी ज्यादा कामयाबी अभी मिल नहीं पा रही। पर हम देख सकते हैं उनकी नेक्सस को जरूर तोड़ा जा रहा है। हथियारों की बड़ी बड़ी खेपें बरामद की जा रही हैं, जो उनके वेपन जा रहे हैं उस चीज के ऊपर रोक लग चुकी है। हथियारों जो उनके लिए पैसे के लिए ड्रग्स आते हैं, जिसको बेच के ड्रग्स पैसा लाते हैं, वो उनकी चीज पे नकेल लग रही है। तो पुलिस अपनी तरफ से इनका जहाँ सर्कल तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वहीं गैंगस्टर्स भी चाहते हैं कि लगातार जितना हो सके हम डर बना सके, ताकि हमें अगर हम कहें कि अगर उनका नेक्सस खत्म हो जाता है तो वो शायद डर के सहारे ही अपना आगे जो हम कह सकते हैं कि कारोबार है, हंसी तौर पर कहें, जो एक नेक्सस उन्होंने अपना बना वो आगे चला सके। वहीं अमित, अपराध बढ़ने का कारण पंजाब से पाकिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। वहीं कनाडा से पंजाब का एक अलग रिश्ता है, क्योंकि पंजाबी ज्यादातर कनाडा में है। क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको कि पाकिस्तान का बॉर्डर होना और कनाडा में, यानी कि अपराध पंजाब में करके कनाडा निकल जाना, पाकिस्तान निकल जाना, अपराध के पीछे का कारण ये नहीं हो सकते अमित? देखिए, बॉर्डर एक मेजर रीजन। देखिए, पंजाब इस बात से कभी पंजाब की सरकार ने नहीं जुटलाया कि हमारे पंजाब से पाकिस्तान से बॉर्डर लगा हुआ है, और उसके चलते हम खुद पंजाब सरकार ये मानती है कि हमारा जो है कि एक बॉर्डर सूबे हैं पे हमें, और एक बॉर्डर सूबे को बहुत ज्यादा संभाल के अगर हम कहें कि देखने की जरूरत होती है। कि बहुत कुछ होता है, बहुत पर्सपेक्टिव होते हैं, बहुत पॉइंट्स होते हैं जो कंसिडर करने होते हैं, और वो तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मिसिंग नजर आए, और वो एक टाइम के साथ ही आप सकते हैं रिकवर कर सकते हैं। कि मान सरकार पहली बार यहाँ पे बनी है और उनको थोड़ा समय लगेगा तैयार करने के लिए। तो देखिए, पंजाब की हम बात करें तो एक बॉर्डर स्टेट होने के कारण काफी कुछ है जो बहुत ज्यादा बारीकी से देखना पड़ता है, और वही चीज हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अभी थोड़ी लैकिंग नजर आ रही है। पर क्योंकि देखिए, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे बहुत ज्यादा अच्छे होते जाएंगे। पर अब देख सकते हैं ऑलरेडी 8 महीने की हैंडलिंग अगर बात करें तो केसेस नीचे हुए हैं। अगर हम कहेंगे टाइम पीरियड हम कह सकते हैं गैंगस्टर्स पकड़ने के लिए बड़े हैं, और गैंगस्टर्स को कहीं बख्शा भी नहीं जा रहा। तो यहाँ चीज है कि दोनों पर्सपेक्टिव हम झुटला नहीं सकते। जहाँ पे ये चीज माननी पड़ेगी कि समय लगेगा, पर ये भी चीज नहीं झुटला सकते कि मान सरकार ने काम किया है और उसका एक पॉजिटिव असर हमें देखने को मिला है। गैंगस्टर्स का अगर हम कहेंगे डर वहां पे भी नजर आया, पर अब कह सकते हैं कई चीजें, कई पर्सपेक्टिव जिसे समय लगेगा, और वो समय जब तक पूरा नहीं होता तब तक हम शायद कह नहीं सकते कब तक ये पूरा माहौल सुधर पाएगा। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं आपने अधिक जानकारी साझा की। वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी जीत मिली है। ऐसे में कांग्रेस ने शिमला में हिमाचल प्रदेश में अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों की शुक्रवार को बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इससे पहले पार्टी ने अपने सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया था, लेकिन विधायक चुनाव में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद
उसने अपना कार्यक्रम बदल दिया। हिमाचल प्रदेश के लिए कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस इस बात से खुश है कि उसे राज्य में सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जी जुड़ गई हैं। टीना जी, कल परिणाम आए और कांग्रेस की जीत हुई, यानी कहा जाए जो रिवाज था वो रिवाज कायम है। राज बदल गया लेकिन रिवाज कायम है। आज नई सुबह है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज पहली नई सुबह से अब सरकार भी नई होगी। उसको लेकर हिमाचल में जो गहमा गहमी है, क्या माहौल है और क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, यहाँ पे रिवाज कायम रहा है, राज बदला है। कांग्रेस पर एक बार फिर जनता ने भरोसा जताया है और यहाँ पे माहौल काफी गहमा गहमी वाला है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है तो निश्चित तौर पे कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग गम में भी हैं। कांग्रेस ने फिलहाल पहले ये रणनीति तय की थी कि जो अपने विधायक हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से, कांगड़ा से, चंबा से जो भी जीता है, वो उनको सीधा चंडीगढ़ बुलाया जाए और वहाँ पे बैठक की जाए। हालांकि बाद में इस रणनीति में बदलाव किया गया। अब जो पर्यवेक्षक है और प्रभारी है हिमाचल के, वो शिमला पहुंचेंगे आज और जो नए विधायक जो जीत कर आए उनके साथ बैठक करेंगे और सीएम किसको बनाया जाए इसके ऊपर आज मंथन होगा, क्योंकि दो तरफ से मजबूत दावेदारी कांग्रेस को मिल रही है। एक जो प्रचार समिति के प्रमुख थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, 6 साल पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व सीएम दिवंगत वीरभद्र सिंह की धर्म पत्नी है प्रतिभा सिंह, अभी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है। इन दो नामों पर जो है वो खींचतान लगी हुई है कि इनमें से किसको सीएम बनाया जाए, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो उपचुनाव और ये वाला चुनाव, जो विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ी है, वो वीरभद्र सिंह के चेहरे पर लड़ी है। तो ऐसे में प्रतिभा सिंह भी दावा पेश कर चुकी है और कह चुकी है कि जो राजनीतिक विरासत है वीरभद्र सिंह की, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल जो बिखरी कांग्रेस भी भाजपा को मात करने में कामयाब रही है, अपने में किस तरह से एकजुट होकर सीएम का जो चुनाव है वो कर पाती है। जी वहीं टीना जी, कल भूपेश बघेल जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे हिमाचल के, वो कल चंडीगढ़ पहुंचे थे, वहां पर एक बैठक किए और जिसके जब उनको ये लग गया कि माइंडेड पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में है, तो उन्होंने आज वो जो बैठक बुलाई गई है शिमला में, उसमें मंथन होगा। लेकिन सवाल वही कि क्या कांग्रेस के अंदर चुनाव जीतना पहली प्रक्रिया होती है और उसके बाद जीत भी गए किसी तरीके से, तो उसके बाद सीएम कौन बनेगा इसकी प्रक्रिया होती है। क्या आपको लगता है कि ये सीएम पद को लेकर कांग्रेस में आपसी जो सामंजस्य है वो बिगड़ जाएगा? जी देखिए, जब अगर हम 2012 की बात करें तब कांग्रेस सत्ता में आई थी और वीरभद्र सिंह और कौल सिंह ठाकुर के बीच एक खींचतान चली थी। वीरभद्र सिंह उस वक्त सांसद थे, तो उस वक्त भी बहुत देर तक ये मंथन चला था कि किसको सीएम बनाया जाए। ये पहली प्रक्रिया है और कांग्रेस कहती है कि जो चुनकर विधायक आते हैं वो खुद फिर फैसला करते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये इस बार भी ऐसा ही है कि जो पर्यवेक्षक यहाँ पहुंचेंगे वो नए जो विधायक चुनकर आए उनके साथ, सबके साथ एक बैठक करेंगे और उसके बाद अलग अलग भी, क्योंकि अगर सहमति एक साथ नहीं बनी तो उसके बाद अलग अलग 1-to-1 एक विधायकों को बुलाकर भी पर्यवेक्षक के जो बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद किस विधायकों का पलड़ा भारी है, किस खेमे का पलड़ा भारी है, उस पर विचार किया जाएगा और सहमति बनाई जाएगी कि सीएम पद का कमान जो है सहमति से जिसको भी दी जाए। क्योंकि अभी भाजपा का जो डर था, जो खरीद फरोख्त का डर था, फिलहाल वो उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं कोई भी रिस्क नहीं यहाँ पे लेना चाहती है। इसीलिए फटाफट से वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी सरकार का गठन हो जाए और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है जिस पर फिलहाल सुई अटक गई है, वो फटाफट उसको जो है वो उस पर मंथन कर लिया जाए और सबकी सहमति बनाकर जो है मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पे घोषित कर दिया जाए। जी वहीं टीना जी, जो ये हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, मुद्दा क्या हो सकता है, हिमाचल के किन मुद्दों ने कांग्रेस को जीत दिलाई है?
जी देखिए, हम लगातार कह रहे थे कि ओपीएस एक बड़ा मुद्दा था। हालांकि भाजपा ने उसको सिरे से नकार भी दिया था और उसको अपने जो संकल्प पत्र है या अपनी जो भाषण थे, जो अपनी राजनीतिक जो प्रचार था, उसमें कहीं पे भी शामिल नहीं किया था। तो ऐसे में जो कर्मचारी थे यहाँ पे, क्योंकि कर्मचारियों को एक बड़ा वोट बैंक हिमाचल में माना जाता है और हिमाचल में माना जाता है कि हर 5 साल बाद कर्मचारी बदलाव करते हैं राजनीति में। उसके अलावा आपने देखा होगा कि बागवानी का एक बड़ा मुद्दा था। आप देखेंगे कि 14 सीटें साफ ऐसी है जहाँ पे भाजपा को मात खानी पड़ी है। 21 सीटें ऐसी है जिसमें जो कांग्रेस के बहुल इलाके से आती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि भाजपा के ऊपर कहीं ना कहीं जो उन्होंने दरकिनार किए मुद्दे वो कहीं भारी पड़े हैं। ओपीएस पर आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परसों मान भी लिया था कि ओपीएस एक बड़ा मुद्दा था और उसके कारण भाजपा को जो है नुकसान उठाना पड़ा है। और इसकी जो उन्होंने पहले कहा कि इसकी जो जानकारी वो पार्टी को दे दी गई थी। ऐसे में आप मानेंगे कि ओपीएस ने एक बहुत बड़ा काम जो है कांग्रेस के लिए किया, क्योंकि बिखरी कांग्रेस थी, कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ओपीएस के बाद और जो उन्होंने गारंटियां यहाँ पे दी, उसके बाद जो है लोग कांग्रेस के पक्ष में बात करने लगे। कर्मचारियों को साफ तौर पर सोशल मीडिया पे अभियान भी चला दिया था कि वोट फॉर ओपीएस, यानी कांग्रेस को हम वोट करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो मुद्दे थे वो भाजपा को कहीं ना कहीं उनका नुकसान उठाना पड़ा है कि वो मुद्दे इग्नोर किए गए। हालांकि आप देखेंगे कि जयराम ठाकुर ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की और अपने जो जिला है उसको बड़े तौर पर उन्होंने बचाया। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री तो जीते हैं, लेकिन भाजपा पूरी तरह से यहाँ पर हार गई है। भाजपा को लोगों ने नकार दिया है। जी वहीं टीना जी, आज जो बैठक है ये बैठक कितने बजे है और किन किन नेताओं को पहुंचने की उम्मीद है? अगर हिमाचल की बात करें या फिर केंद्र में जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, आला कमान है, किन किन के पहुंचने की उम्मीद है? जी फिलहाल तो जो आज बैठक है, आज बुलाई गई है, गुजरात में शायद ये बैठक होगी। फिलहाल टाइमिंग का भी नहीं पता चल पाया है, क्योंकि जिस तरह से क्योंकि काफी दूर दूर से जो एमएलए हैं वो जीतकर जो पहुंचे हैं वो शिमला पहुंचेंगे। उसके बाद ये बैठक शुरू होनी है। जो प्रभारी है हिमाचल के राजीव शुक्ला और पर्यवेक्षक है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। और उसके अलावा जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह है, उनके अलावा जो नए विधायक वो बैठक करेंगे। और उसके बाद बताया यही जा रहा था, सूत्र ये बता रहे थे कि इस बैठक में जो फैसला होगा और जो नए चुने हुए विधायक जो फैसला करेंगे, जो वो बताएंगे, जो वो अपनी बात रखेंगे, उसके बाद प्रियंका गांधी को इन सब विषयों से अवगत कराया जाएगा। और उसके बाद वो यहाँ पे बैठक ले सकती हैं या कोई दिशा निर्देश इस संबंध में दे सकती हैं अपनी पार्टी को। लेकिन फिलहाल जो है वो पर्यवेक्षक यहाँ पहुंचेंगे और वो वन टू वन सभी विधायकों से मिलेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा हिमाचल में किसे बनाया जाए। जी टीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और अधिक जानकारी साझा की। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका असर अब नवी मुंबई पर पड़ने लगा है। कर्नाटक से नवी मुंबई आने वाली बसें देरी से चल रही हैं। वहीं बुधवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मानसे कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के रजिस्टर्ड वाहनों के नंबर प्लेट पर ब्लैक पेंट से स्प्रे कर विरोध जताया। उधर दोनों राज्यों की सीमावर्ती जिलों में अशांति के मद्देनजर दूसरे दिन भी महाराष्ट्र से कर्नाटक के लिए हजारों राज्य परिवहन और प्राइवेट बसें और मॉल ट्रक सेवाएं निलंबित कर दी गई। इससे दोनों राज्यों के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्री बुरी तरह से प्रभावित हुए। इसके अलावा कॉमर्शियल सामान, खाद्य पदार्थ आदि सहित सभी प्रकार की सामग्रियों के ट्रांसपोर्ट और सप्लाई को महाराष्ट्र से कर्नाटक और कर्नाटक से महाराष्ट्र तक रोक दिया गया है। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सत्य प्रकाश सोनी मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं।
सत्य प्रकाश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है इसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। वही मानसे के जो कार्यकर्ता हैं विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। खास महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तमाम कार्यकर्ता कर्नाटक से आने वाली बसें और कर्नाटक की रजिस्टर्ड जो बसें हैं उन बसों के नंबर प्लेट पर कालिक पोत रहे हैं और जय महाराष्ट्र मन से लिख रहे हैं। और उनकी यह मांग है कि जिस तरह से कर्नाटक में मराठी मानुष के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उसका वह बदला लेना चाहते हैं। अगर इस तरह की कार्रवाई कर्नाटक में नहीं रुकी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता इसी तरह से महाराष्ट्र में विरोध करेंगे। इस तरह के विरोध को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी कड़े कदम उठाया। खासकर कर्नाटक से महाराष्ट्र आने वाली तमाम बसों पर रोक लगा दी है। खासकर ट्रेवल्स जो बसें हैं उन पर रोक लगा दी गई है। और खास यह बात यह है कि यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यह जो है अहम फैसला लिया गया है, क्योंकि लगातार कर्नाटक की बसों में पथराव महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में देखने को मिला। पिछले 4 दिनों से जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार देखा जा रहा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा, उस पर जो कहेंगे यह अहम फैसला है। इस विषय को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी देश के गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। अमित शाह ने यह आश्वासन दिया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री से यह बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं सत्य प्रकाश, ये जो विवाद है और विवाद के बाद जो मानसी के कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के बाद जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें सवारी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। गाड़ी के नंबर, जो गाड़ी का नंबर है उसे स्प्रे करके उसे ब्लैक कर दिया जा रहा है, नंबर मिटा दिया जा रहा है। उसके बाद अभद्रता भी की जा रही। क्या जो उनके पार्टी के आला कमान है क्या वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र की जो सरकार है, क्या पुलिस प्रशासन, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया? देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ये रवैया पुरानी है और इस तरह की चीजें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा से करती रही है। खासकर मनसे का जो लगाम जो है वर्तमान जो महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे सरकार है उस पर लगाम नहीं है, क्योंकि खुद मनसे जो है शिंदे सरकार से जुड़ी हुई है। तो ऐसे में सरकार कुछ एक्शन ले, इस पर तो कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह से मनसे के कार्यकर्ता लगातार बसों को रोककर उस पर कालिक पोतने का काम कर रहा है, ड्राइवर्स को धमकाने की बात कर रहा है, पुणे में देखा गया। हालांकि पथराव तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मनसे कार्यकर्ताओं ने कहा कि बसों से भरे यात्रियों पर हम पथराव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा यह संस्कार नहीं है। लेकिन विरोध करने का जो अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं वो कहीं कहीं लोगों को जो है तकलीफ देने वाला है। और यही वजह है कि कर्नाटक से महाराष्ट्र आने वाली सभी ट्रेवल्स की बसों पर रोक लगा दी गई है तब तक जब तक इस पूरे मामले को सुलझाया नहीं जाता। सत्य प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड में पहली बार आगमन पर उनका मुख्यमंत्री आवास पर नागरिक अभिनंदन किया गया। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने 2000 करोड़ रुपए की 9 योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदि उपस्थित रहे। इस योजनाओं में 330.64 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सुबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान और 84 करोड़ रुपए की लागत से बने 132 केवी के बिजली घर के साथ रुद्रप्रयाग में 113 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4.5 मेगावाट का काली गंगा लघु जल विद्युत परियोजना शामिल है। इन्हीं परियोजनाओं में 306 करोड़ रुपए की लागत से चीला पावर हाउस का निर्माण, 204 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण, 131 करोड़ रुपए की लागत से मंगलौर में हरिद्वार में 220 केवी के सब स्टेशन, वहीं 750 करोड़ की लागत से देहरादून मुख्य मार्ग की HT लाइनों का भूमिगत किया जाना भी शामिल है। वहीं 32 करोड़ की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण और 49.20 करोड़ की लागत से चंपावत के टकनपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का शिलान्यास भी शामिल है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित हुई।
वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश कोठारी देहरादून से जुड़ गए हैं। सतीश, मुर्मू के पहला आगमन था, उनका उत्तराखंड का पहला दौरा था और उन्होंने बड़ी सौगात दी है। सतीश जी। जी जी जी, जिस तरीके से देखा जाए द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति उत्तराखंड दौरे पे, 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पे हैं। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। लोक उत्तराखंड की संस्कृति द्वारा, लोक गीतों द्वारा उनका स्वागत किया गया, नृत्य के द्वारा स्वागत किया गया। उसकी साथ ही द्रौपदी मुर्मू ने बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया और उत्तराखंड की वादियों का लुत्फ उठाया। जिस तरीके से देखा जाए पहली बार आए थे तो काफी उनके लिए काफी तैयारी की गई थी, राजभवन से लेकर और सीएम आवास तक। वहीं सतीश, ये जो योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है और जितना भी, क्या उत्तराखंड के विकास में उन्होंने 4 चांद लगाया है? जी जी, देखा जाए तो बहुत सारी सौगातें दी हैं, बहुत सारी खुशियां दी उत्तराखंड के लिए। अपने उत्तराखंड यादगार दौरा रहेगा उनका ये उत्तराखंड के लिए, कि जो कि पहली बार आके इतनी सौगातें दी उन्होंने उत्तराखंड को। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करें अल्मोड़ा में, चाहे अन्य पेयजल योजनाओं की बात करें, चाहे जो उन्होंने योजना दी उत्तराखंड के लिए, वो यादगार योजनाएं रहेंगी। वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें, मुर्मू का ये पहला आगमन था सतीश, और पहले आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल समेत तमाम आला अधिकारी और नेता मौजूद थे। तो उनके आगमन को लेकर जनता में कितनी खुशी थी, क्योंकि मुर्मू जी का ये पहला आगमन था, नवनिर्वाचित वो राष्ट्रपति हैं। महिला राष्ट्रपति हैं, लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। और जब कल राजभवन में देखा गया तो काफी जो लोग भी थे तो काफी खुश थे, मतलब द्रौपदी मुर्मू को देखते हुए, और काफी उत्साह है लोगों में। और जो उन्होंने सौगात दी उत्तराखंड के लिए, वो काफी अच्छी सौगातें हैं, तो इस पे लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। सतीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा किए। फिलहाल राजधानी लाइव में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।